gamete formation. These are small r, small y, capital R, capital Y, small r, capital Y, and capital R, small y respectively. On the other hand, parental plants P1 produced only two types of gametes, capital R, capital Y, and small r, small y. The gametes produced by F1 plants that are similar to those produced by P1 plants are called parental combinations. The two other types of gametes, namely small r, capital Y, and capital R, small y, produced by the F1 plants during gamete formation are called as recombinations. When the F1 plants are self-pollinated, they produce a new generation of plants known as F2 or second filial generation. The 4 types of male gametes and the 4 types of female gametes produce in all 16 different mating combinations. Reginald C. Punnett developed a tabular system of representing these different combinations. This system was used by Mendel, which helped in easy identification of different genotypes and phenotypes. This type of Punnett square is also known as checkerboard. The male gametes are arranged on top, while the female gametes are arranged on the side of the checkerboard. Taking into account the combinations of a male with a female gamete, we get the genotype of a hybrid individual in a respective cell of the checkerboard. Thus, 16 different types of F2 individuals can be easily represented with the help of a Punnett square. Second filial generation, F2. The F2 generation obtained by self-pollination of F1 plants exhibits plants with different genotypes. Out of a total of 16 plants, 9 plants are with round and yellow seeds, capital R, capital Y, 3 are with wrinkled and yellow seeds, small r, capital Y, 3 are with round and green seeds, capital R, small y, and 1 is with wrinkled and green seed, small r, small y. Thus, the phenotypic ratio of the F2 plants is 9:3:3:1. देखो, इसमें गेमेट फॉर्मेशन कैसे होगा? पहले ये कैपिटल R कैपिटल Y के साथ कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है? दैट मीन्स 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y, ठीक है? नाउ कैपिटल R मतलब राउंड सीड, कैपिटल Y मतलब येलो. दैट मीन्स ये पहला क्या होगा? राउंड एंड येलो. अब ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट, ठीक है? अब यहां से लेके जाते हैं कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, एंड कैपिटल Y कैपिटल Y. अब हमें पता है कि कैपिटल है वो स्मॉल के ऊपर मास्क करेगा, मतलब कि ओवरलैप करेगा. तो कैपिटल R मतलब राउंड, ठीक है, तो वो राउंड होगा. कैपिटल Y मतलब येलो, दैट मीन्स वो भी राउंड एंड येलो होगा, ठीक है? अब इसके साथ देखिए तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r. तो कैपिटल R मतलब कि राउंड सीड एंड कैपिटल Y आता है मतलब येलो सीड, तो वो भी राउंड एंड येलो होगा. फिर यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है? कैपिटल R मतलब राउंड सीड, कैपिटल Y मतलब येलो सीड. तो ये फर्स्ट 4 क्या होंगे? राउंड एंड येलो. अब यहाँ पे आते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y. तो कैपिटल R मतलब राउंड सीड, कैपिटल Y मतलब येलो सीड. सेकेंड पे आते हैं स्मॉल r कैपिटल Y, तो दोनों स्मॉल r है. स्मॉल r मतलब राउंड रिंकल सीड, ठीक है, एंड कैपिटल Y मतलब येलो, तो रिंकल्ड एंड येलो. जबकि हमारे पेरेंटल में रिंकल्ड एंड येलो सीड था ही नहीं, मिला हाइब्रिड हमें न्यू जनरेशन, ठीक है ना? यहां से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल R मतलब राउंड सीड, कैपिटल Y मतलब येलो सीड. फिर यहां से स्मॉल r कैपिटल Y
स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड सीड, कैपिटल वाई मतलब येलो सीड। ठीक है, फिर से रिंकल्ड एंड येलो आ गया। ठीक है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर मतलब रिंकल्ड, कैपिटल वाई मतलब येलो। फिर यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर मतलब राउंड सीड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब येलो सीड। ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर मतलब राउंड एंड स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन हमारे पास था नहीं था, तो वो भी अदर जनरेशन आ गया। ठीक है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर मतलब राउंड सीड, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन सीड, तो वो भी क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर मतलब राउंड सीड, कैपिटल वाई मतलब येलो सीड। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई मतलब येलो, तो रिंकल्ड एंड येलो सीड आ गया। ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर मतलब राउंड, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। ठीक है, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, जो कि पेरेंटल में था। हाँ ठीक है, फिर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई वो भी था, तो ये दोनों हमें पेरेंटल जैसे ही मिलेंगे। जो P1 जनरेशन थी पेरेंटल, ठीक है, उसमें क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो वो मिल गया। इसमें क्या था, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो वो भी मिल गया। दो वैसे मिलेंगे, बाकी सारे के गैमेट्स में चेंज है, देखो है कि नहीं। ठीक है, तो हमें रेशियो मिला 9:3:3:1। ये रेशियो कैसे मिला, येलो एंड राउंड से। राउंड एंड येलो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो वो 9। ठीक है, फिर राउंड एंड ग्रीन से 1 2 3, तो उसका 3। ठीक है, फिर रिंकल्ड एंड येलो 1 2 3 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। ठीक है, तो ये रेशियो 9:3:3:1। इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, और ये क्या होगा, गैमेट का रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर? ठीक है, Now, let us find out how much we have understood about a dihybrid cross by analyzing one more example of pea plants. Assume that a purebred tall pea plant bearing red flowers is cross-pollinated with a short pea plant bearing white flowers. देखो, आगे हमने क्या लिया था, फ्रूट कैसा होता है, येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल, ये लिया था। अब हम दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, एक तो कलर ऑफ फ्लावर एंड दूसरा हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो रेड एंड व्हाइट प्लांट एंड टॉल एंड शॉर्ट, ये दो कैरेक्टरिस्टिक आ गई, तो डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ। ठीक है, The cross involves a dihybrid cross with two pairs of contrasting characters, namely the height of plants and the color of flowers. One of the parents is tall, bearing red flowers, and the other parent is a dwarf, bearing white flowers. Tall plant and short plant are represented by genotype T and small t respectively. Capital R represents the genotype of red flower plants and small r represents the white flower plants. लिया था हमने टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी। ठीक है, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर एंड व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर। ठीक है, तो उसका क्या हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। ठीक है, P1 generation of plants is represented by capital T, capital R, and small t, small r. These two parental plants are then cross-pollinated, that is, capital T, capital R, cross, small t, small r.
Gametes produced by T1 generation are capital T capital R and small t small r respectively. F1 generation of plants have genotype capital T small t capital R small r. The F1 generation is then self-pollinated, that is capital T small t capital R small r cross capital T small t capital R small r. देखो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमें सारे प्लांट 4 प्लांट मिलेंगे, 2 पेरेंटल प्लांट है तो उसमें से हमें फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कितने प्लांट मिलेंगे? 4 प्लांट मिलेंगे ना, ठीक है। अब पेड़ को कॉम्बिनेशन करो, इसके साथ ये 1, इसके साथ ये 2, इसके साथ ये 3, इसके साथ ये 4 प्लांट्स मिलेंगे। चारों के चारों का गैमेट क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r सेम होगा, ठीक है। तो चारों के चारों प्लांट हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के मिलेंगे? टॉल एंड रेड फ्लावर मिलेंगे। कैपिटल T क्या दिखाएगा? टॉल प्लांट। कैपिटल R क्या दिखाएगा? रेड फ्लावर बेरिंग प्लांट। क्लियर? ठीक है। तो चारों हमें कैसे मिलेंगे? टॉल एंड रेड, ठीक है। उसमें हमें डुओफ एंड वाइट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगी, बट सेकेंड फिलियल जनरेशन में दिखेंगी क्योंकि उसके गैमेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। भले ही कैरेक्टरिस्टिक दिखती ना हो बट उसके गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में हमें ये प्लांट मिलेगा। और दूसरी भी एक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, क्या मिलेगी? टॉल होगा एंड व्हाइट फ्लावर बेरिंग प्लांट होगा, शॉर्ट होगा एंड रेड फ्लावर बेरिंग प्लांट होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन हो जाएगा। F1 generation of plants produce 4 types of gametes each. Capital T capital R, small t capital R, capital T small r and small t small r. देखो ये कैसे होगा? पहले ये कैपिटल T के साथ कैपिटल R तो वो आ गया, ठीक है। फिर ये स्मॉल t के साथ कैपिटल R तो वो आ गया। फिर ये कैपिटल T के साथ स्मॉल r एंड फिर ये स्मॉल t के साथ स्मॉल r। तो 4 टाइप के हमें क्या मिलेंगे? गैमेट्स मिलेंगे। दोनों प्लांट्स में से हमें सेम गैमेट मिलेंगे। 4 गैमेट्स का ग्रुप मिलेगा, दोनों प्लांट में सेम मिलेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम? ये क्या होगा? मेल गैमेट्स, ये क्या होंगे? फीमेल गैमेट्स। क्रॉस पोलिनेशन पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, चेकरबोर्ड अभी हमने देखा ना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर या तो चेकरबोर्ड, ठीक है। Let us now calculate the number of F2 progeny with the help of a Punnett square. The phenotypic ratio obtained from the cross is 9:3:3:1. That is 9 tall red plants is to 3 tall white plants is to 3 short red plants is to 1 short white plant. The genotypic ratio obtained is 1:2:2:1:4:2:1:2:1. देखो जीनोटिपिक फिनोटिपिक में क्यों डिफरेंस है? फिनोटिपिक हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से लेते हैं, है ना, ठीक है। तो टॉल एंड रेड प्लांट होवे से 9 है, टॉल एंड व्हाइट होवे से 3 है, शॉर्ट एंड रेड होवे से 3 है, शॉर्ट एंड व्हाइट होवे से 1 है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक का रेशियो है दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। अब हम क्या लेंगे? गैमेट्स का रेशियो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ कैपिटल T कैपिटल R एक ही है, ठीक है। फिर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल कैपिटल R कैपिटल R, ये रहा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R 1 टाइम 2 टाइम, तो उसका 2 गैमेट का। फिर कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, ये रहा कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, तो वो भी 2, ठीक है। फिर स्मॉल t कैपिटल R, ये रहा, और ये स्मॉल t कैपिटल R एक ही मिला, तो वो ये रहा, ठीक है। फिर कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r 1 2 3 और 4, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r ये रहा, ठीक है, ये 4, तो उसका 4, ठीक है। फिर स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये रहा एक, तो स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r और ये रहा, ये 2, ठीक है, तो उसका 2।
फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी ये रहा एक, तो उसका एक, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, तो वो भी एक, और एक ये रहा दो, ठीक है। फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो गैमेट्स के ऊपर से जो रेशियो मिलेगा दैट इज जीनोटिपिक, और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से जो रेशियो मिलेगा दैट इज फिनोटिपिक। क्लियर? One capital T, capital R, two capital T, small t, capital R, two capital T, capital R, small r, one small t, capital R, four capital T, capital R, small r, two small t, capital R, small r, one capital T, small r, two capital T, small r, one small t, small r. Mendel was the first to clearly put forward the idea that the hereditary units are present as definite particles and are referred to as factors. These were later known as genes, which are functional segments of DNA. Expression of traits. You all are aware of DNA. DNA is an abbreviation for deoxyribonucleic acid, which is one of the nucleic acids present in the nucleus of all eukaryotic organisms. The nucleus contains chromatin fibers composed of DNA and proteins. DNA molecules transfer the hereditary information to the next generation. DNA is a highly complex molecule having spirally coiled double helical structure which appears like a ladder. The most widely accepted model of the structure of DNA molecule was proposed by Watson and Crick in 1953. They received the Nobel Prize for this discovery in medicine in 1962. Let us now study the expression of particular traits and the mechanism of heredity. The genetic material present in almost all living organisms is DNA. It is the source of information for protein synthesis required by the cell. A gene is the section of DNA on a chromosome which codes for the formation of a protein controlling a specific characteristic or trait of an organism. We will understand this with the help of a trait, for example, tallness in plants. The plants contain hormones which control the growth of plants. The increase in height of plants depends on the amount of growth hormones produced by the plant. The amount of hormone produced by a plant in turn depends on the efficiency of the enzyme. Efficient enzymes allow hormones to be produced in greater quantity. Hence, the plants gain height and they appear tall. देखो क्या होगा, हमने चैप्टर 7 में ऐसा देखा था कि प्लांट का ग्रोथ किस तरफ होता है, सनलाइट की तरफ। उसे हम कौन सा ग्रोथ बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक बोलते हैं ना, ठीक है। तो जब उस पर सनलाइट गिरेगी, अभी हमने देखा कि द अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतना हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, और जितना हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा उतना प्लांट की टॉलरेंस बढ़ेगी, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर प्लांट को, हमारे घर पे भी हमने देखा होगा कि अगर प्लांट को पूरा पानी और सनलाइट ना मिले तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। हमारे घर पे भी प्लांट होते हैं, हमने देखा ही होगा, ठीक है। तो जब उसे पानी और सनलाइट सफिशिएंट मिलता है तब उसका एंजाइम फॉर्मेशन ज्यादा होता है, ठीक है। जितना एंजाइम ज्यादा रिलीज होगा उतने हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे और प्लांट का ग्रोथ बढ़ेगा। सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट और पानी ना मिलने से एंजाइम फॉर्मेशन जो था वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्लांट का ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है।
if the gene coding for the enzyme is expressed to a greater extent, then the enzyme produced will be in larger amounts. The greater the amount of enzyme, the more efficient will be the reaction producing the hormone. Eventually, more the hormones, more will be its effect in the growth of plants into tall trees. If the enzymes involved in the process of hormone production are less efficient, then less quantity of growth hormone will be produced. That is why the plants do not grow and appear stunted. The Mendelian experiment suggests that during sexual reproduction, fusion of gametes takes place. Each parent of the parental generation P1 generation contributes equally a copy of the same gene to the DNA of the progeny. Each pea plant thus has two sets of every gene called alleles, one received from the male parent and the other from the female parent. But each gamete, however, has only one gene set. Let us now understand the mechanism by which the germ cells make a single set of genes from the two sets received from the parents. In a dihybrid cross, if the progeny inherited only one gene set from each parent, then two traits in the Mendel's experiment, namely shape and color of the seed, would coexist. For example, capital R and capital Y would be joined and could not be inherited independently. But this does not happen, as the DNA in the nucleus is not present as a single long thread, but as separate independent pieces called chromosomes. In human beings, there are 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes, one from each parent. During gamete formation, the gamete takes one chromosome from each pair. When two such gametes having single set of genes combine together, they restore the normal diploid number of chromosomes in the progeny. This is the mechanism of inheritance of traits. The results of Mendel's experiments can be explained by this mechanism. In higher organisms, individuals of both male and female sex are involved during sexual reproduction to produce a new individual. How is the sex of the new individual determined? Let us study this. Sex determination. In higher organisms, sexes are separate. Male and female sexes are involved in the sexual reproduction. There are various factors which contribute to the determination of sex of an individual. Some environmental parameters besides genetic factors also influence this determination. Let us understand these factors of sex determination. In most of the organisms, genetic or chromosomal mechanisms are mainly responsible for the determination of sex of an individual. For example, in some animals, the temperature at which the fertilized eggs are maintained determines the sex of the offspring. Do human beings also show a similar mechanism of sex determination? Let us explore this further. How is sex determined in human beings? The sex of an individual depends on the genes inherited from its parents. An individual usually inherits a similar set of genes from each of the parents during gamete formation. A certain species of organisms has a specific number of chromosome pairs. Out of these pairs, one pair decides the sex of the individual. This pair of chromosomes is referred to as sex chromosomes. For example, human beings have 23 pairs of chromosomes. In human beings, out of these 23 pairs, 22 pairs are autosomes, which perform functions apart from sex determination, and the last one pair is the sex chromosome, which determines the sex of an individual. देखो, टोटल 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऐसी होगी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स देगी, जैसे कि मदर या फादर की आईज ब्लू है तो सन या डॉटर की आईज ब्लू होगी, ठीक है। फिर
कैरेक्टरिस्टिक्स वो किस में आएगी? 22 पेयर्स में से सिर्फ एक ही पेयर ऐसी होगी जो सेक्स डिटरमिनेशन देगी, मतलब कि बॉय या गर्ल। ठीक है, जैसे कि मेल में ये पेयर कैसी होती है? एक्स और वाई की होती है, जबकि फीमेल में ये पेयर एक्स और एक्स की होती है। क्लियर? जो आपने आगे के स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत तो देखा होगा उसके बारे में। In human males, two different types of chromosomes are present in the pair of sex chromosomes. One is longer and the other is shorter. The longer chromosome is the capital X chromosome and the shorter one is the capital Y chromosome. In human females, the last one pair of sex chromosome shows two similar chromosomes, that is, two long capital X chromosomes. Thus, the last chromosome pair of the male parent has capital X, capital Y, and the female parent has capital X as its genetic constitution. The male parent produces X-bearing and Y-bearing gametes or sperms, while the female produces only X-bearing gametes or eggs. During reproduction, combination of X-bearing gamete from males with one X-bearing gamete from... देखो यहाँ पे फीमेल में 22 plus XX लिखा है, that means कि 22 pair of gametes which gives characteristics, and XX that is 23rd pair which gives the characteristic of girl or boy. ठीक है, फिर मेल में भी लिखा है 22 plus XY, तो 22 are gametes of characteristics and XY is the 23rd pair. क्लियर? इसीलिए लिखा है 22 plus XX and 22 plus XY. ठीक है, जब ये सेपरेट होगा तब ये जो बाकी के 22 थे उसमें से भी एक क्रोमोसोम आएगा, यस और नो? ठीक है, तो वो 22 प्लस इसका X, बाकी का एक बचा था वो 22 प्लस दूसरा X. क्लियर? इसमें भी ऐसा ही होगा. 22 पेयर है तो पेयर में से एक क्रोमोसोम, उसके साथ है X, पेयर में बाकी जो एक बचे थे वो और उसके साथ Y. क्लियर? ठीक है, जब X के साथ X का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? गर्ल, और X के साथ Y का फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा? बॉय. ठीक है, from females results in offspring with the genetic constitution XX. In the same way, combination of Y chromosome from males with one X chromosome from females results in an offspring with the genetic constitution XY. Similarly, the other two gametes also result in two new offspring with genetic constitution as XX or XY. बट ये तो सेम है. ठीक है, देखो दो XX वाले और दो XY वाले. ठीक है, तो अगर XX ओवरलैप करेगा तो गर्ल और XY ओवरलैप करेगा तो बॉय. ठीक है, thus the chance of getting a female child is 50%. That is, 2 out of 4 offspring will be females. Similarly, the chances of getting a male child is also 50%. That is, 2 out of 4 offspring will be males. From this it is clear that all children will inherit an X chromosome from their mother, irrespective of whether they are boys or girls. This is because the XX genetic combination of a female parent produces only one type of gamete, that with a single X chromosome. Do you know why in human beings the gametes from the male parent decide the sex of the baby? Let us understand this.